हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो में वी विल डील विद अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरेक वॉलकॉट। ये सब तो बातें आपको पता होगी। आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड टुडे वी विल डील दिस पोम इन डिटेल, सारी थीम्स वगैरह के साथ में, और समरी और सेंट्रल थीम भी कोशिश करूंगा कि मैं इसे में बता दूं, अगर बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ तो। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में आप सबके को पता होगा, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। दिस वीडियो इज बाय प्रखर त्रिपाठी, जो कि मैं ही हूँ। माई IG हैंडल यानी इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011। द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर बाइंग PDFs और हैविंग नोट्स और कंसल्टिंग एनीथिंग, अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो इट इज़ 9336903429। Feel free to talk to me, and if you are from my university, University of Allahabad, do text me. I will give you the PDF for free. अब बाकी यूनिवर्सिटीज के लोग कह सकते हैं कि भेदभाव क्यों, तो ठीक है, देर इज अ नीड फॉर भेदभाव। अपने लोगों के साथ क्या ही भेदभाव कर सकते हैं। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। डेरेक वॉलकॉट्स पोम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉलोनियल वायलेंस। यानी कि जब कॉलोनिज्म हुआ था तो आप सभी को पता होगा, इंडिया के बारे में आपको पता होगा, बैटल ऑफ प्लासी, ये मराठा वॉर, इंडो मराठा वॉर 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, इवन जो गांधीयन एरा है, वो बेसिकली कॉलोनियल वायलेंस से ही डील करता है। तो वही सेम सिचुएशन अफ्रीका में भी था। हमारे जो ये जो पोम है उसी सेम सिचुएशन को डील करेगा, और हमें उसे इन डिटेल देखने को या फिर पढ़ने को मिलेगा। तो लेट अस गो फर्दर। आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि जो हमारे पोएट है बेसिकली डेरेक वॉलकॉट, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस सा फील हो रहा है, क्योंकि इनको लैंग्वेज पसंद है, इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है, और ही इज अफ्रीकन। तो यहाँ पे दो दो दिक्कतें आ रही हैं कि या तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को जो लाने वाले लोग हैं, जो कि ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें सपोर्ट कर लें, या तो वो अपने लोगों को सपोर्ट कर लें। अब मोरल कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे वही मोरल कॉन्फ्लिक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। इट फोकसेस ऑन माओ माओ अपराइजिंग इन कीनिया। एक अपराइजिंग था माओ माओ, जो कि कीनिया में था 1952 से लेके 1960s के बीच में, इन विच द क्याकू पीपल, KIKUYU, क्याकू पीपल रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। यानी कि वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, यानी कि जो एबोरिजिनल पीपल थे, उन्होंने रेबिलियन स्टार्ट कर दिया, यानी कि विद्रोह शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। द पोएट ऑफ मिक्स्ड अफ्रीकन एंड यूरोपियन डिसेंट। अब देखो, अफ्रीकन इसलिए है क्योंकि भाई वहाँ का वो एबोरिजिनल ट्राइब से बिलोंगिंग्स रखता है, और वो एक एबोरिजिनल है, वो यानी कि डेरेक वॉलकॉट एक एबोरिजिनल आदमी है। लेकिन अब उनको यूरोपियन डिसेंट क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है भाई, इसी में वो पोइट्री वगैरह लिखा करते हैं। और क्योंकि वो जो भाषा है, जो जो उनकी तालीम है, तालीम यानी कि उर्दू में तालीम कहते हैं, जो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, वो बेसिकली इंग्लिश के थ्रू ही हुई है। तो ही इज इन लव विद दैट लैंग्वेज, दैट्स व्हाई ही इज सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स। वो सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स को भी। और दिक्कत ये आ रही है कि ही इज ओरिजिनली फ्रॉम दैट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और वहाँ के वो ट्राइब हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलता है। स्ट्रगल्स विद हिज डिवाइडेड लॉयल्टीज, इसी वजह से डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं जिसमें वो फंस जा रहे हैं। अब देखो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद लिटरेरी डिवाइसेस। जिस काम के लिए मैं जाना चाहता हूँ शायद कि स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन होगा, और उसके नीचे लाइन बाय लाइन आपकी स्टैंजा लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, और उसके नीचे लाइन बाय लाइन लिटरेरी डिवाइसेस होंगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। A wind is ruffling the tawny pelt। अब देखो, टॉनी पेल्ट, द विंड इज रफलिंग। अब रफलिंग का मतलब होता है डिसऑर्डर, ठीक है। जब हवा बहती है, जब तेज हवा बहती है, तो सारी चीजें चिदर बिदर हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। तो ये जो खारो खास सा जो समा हो रखा है, खारो साथ यानी खारो खास का मतलब होता है कचड़ा, कूड़ा कचड़ा। बेसिकली जो मुस्लिम्स होंगे या उर्दू के अच्छे और पक्के जानकार होंगे, वो इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बाकी मेरा काम है एज अ टीचर कि मैं सारी चीज़ें बताता चलूँ, एज अ गुड फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पे रफलिंग का मतलब है डिसऑर्डर, और उसके बाद टॉनी पेल्ट का मतलब है स्किन ऑफ डेड एनिमल, स्पेशली विद द फर और एयर। अब यहाँ पे देखो, टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका। एक्सप्लेनेशन इस लाइन का देखते हैं। द पोम ओपन्स विथ एन इमेज ऑफ विंड डिस्टर्बिंग अफ्रीका। अफ्रीका में एक हवा सी चल रही है, और ये हवा बगावत की हवा है। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो आम आवाम है, वो तख्तो ताज से बगावत पे उतर आई है, तख्तो ताज के खिलाफ बगावत पे
उतारू है, जिसके कारण अब हवा जो चल रही है वो हवा में बगावत की बू आती है। मेटाफोरिकली described as an animal with a tawny pelt yellowish brown fur referring to Africa's vast savanna। अब यहाँ पे थोड़ा सा अफ्रीका इमेजरी यूज हुई है, वो भी विजुअल इमेजरी यूज हुई है कि अफ्रीका में वास्ट सवाना है और टॉनी पेल्ट यानी वहाँ पे जानवर भी रहते हैं, तो जानवरों की खाल पहनी गई है। तो ये लिटरेरी डिवाइस देखते हैं तो पर्सोनिफिकेशन अफ्रीका को एनिमल लाइक क्वालिटी दी गई है। अच्छा देखो, अफ्रीकन थोड़े से बारबेरियन तो माने ही जाते हैं। बारबेरियन यानी कि बारबरस, बारबरस यानी कि अनसिविलाइज्ड। ब्रिटिशर्स के हिसाब से मैं कोई नहीं होता हूँ ये बात बोलने वाला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो इंडियंस को भी बारबरस बोल रखा है। तो इसमें हम और आप तो बोलने का अधिकार ही नहीं रखते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के हिसाब से ऐसा है। इमेजरी द फ्रेज क्रिएट्स विविड पिक्चर ऑफ अफ्रीकन लैंडस्केप। अब अफ्रीकन लैंडस्केप के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्या क्यों क्यों अब यहाँ पे देखिए, ऑफ अफ्रीका क्या क्यों क्विक एज फ्लाइज पैटर्न अपॉन ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ वेल्ड, VELDT, यहाँ पे इसका मतलब है प्लेन एरिया। explanation देखते हैं। द Kyaku people who led the Mau Mau rebellion are compared to flies feeding on blood, implying they thrive on violence। अब देखो यहाँ पे ये जो Kyaku people हैं वो मक्खियों की तरह है। मक्खी, ऐसी मक्खियाँ जो खून पे पलती हैं। अब देखो, बगावत हुई है तो जो आदमी बगावत करेगा वो सामने वाले के जो ऑपरेसर है और जो ऑप्रेस्ड है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यानी कि जिसने एक्सप्लॉइट किया है, जिसने लोगों को दबाया है, कुचला है, और जो लोग दबे कुचले हैं। अब अगर इनके बीच में लड़ाई होगी तो कोई किसी से जाके गले तो मिलेगा नहीं, फूल माला तो पहनाएगा नहीं। जाहिर सी बात है वहां पे ब्लडशेड होगा। ब्लडशेड यानी कि ये जो मक्खियां हैं, ये जो माओ मूवमेंट के जो रेबेलियन है, वो मक्खी की तरह हो गए हैं जो कि खून के प्यासे हैं। इन्हें जिस्म के अंदर जो खून बहता है उसकी प्यास है, और उसकी प्यास कैसे बुझेगी? उसकी प्यास बुझेगी रेबेलियन करके, लोगों को मार के। दे थ्राइव ऑन वायलेंस, बिना वायलेंस के जी नहीं सकते हैं। वेल्ट रेफर्स टू ग्रासी प्लेन्स ऑफ अफ्रीका, यानी वेल्ट ये ग्रासी प्लेन्स यानी कि प्लेन एरिया है अफ्रीका का। अब लिटरेरी डिवाइसेस देख लो तो सिमली है, अपना पढ़ लेना। क्या क्यू आर कंपेयर टू फ्लाई, सिमली है। देखो लाइक लिखा हुआ है ना, क्विक एज फ्लाई, एज लग गया, लाइक लग गया। एलिटरेशन देखो तो बैटन अपॉन ब्लड स्ट्रीम्स, रेपिटेशन ऑफ बी साउंड। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि छोटे लेवल पे तो एलिटरेशन में आप केवल वर्ड्स को देखते हैं। जरा सा अगर लेवल ऊपर नीचे हो गया, यानी कि लेवल ऊपर ही हुआ, तो आपको साउंड्स भी देखना पड़ता है। बाकी ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप लेटर वाला देखते हैं या साउंड वाला देखते हैं, लेकिन BA3 के में आने के बाद कोशिश यही करिए कि आप साउंड्स को भी नजरअंदाज ना करें। कॉपसस लाइन नंबर 3, कॉपसेस यानी लाश आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, यानी कि जो जगह पहले आइडियल पैराडाइज जैसी थी, द लैंड वंस एन आइडियलिक पैराडाइज इज नाउ लिटर्ड विद डेड बॉडीज ड्यू टू कॉलोनियल वायलेंस। इतना ज्यादा वायलेंस हुआ है कि हर जगह डेड बॉडी ही डेड बॉडी फैली हुई है। जस्टापोजिशन है कॉपसेस डेथ कॉन्ट्रास्ट विथ पैराडाइज, यानी कि डेथ यानी कि डेड बॉडी बिखरी हुई है, और उसका कंपैरिजन किससे कर दिया? उसका कंपैरिजन पैराडाइज से कर दिया है, यानी कि स्वर्ग से कर दिया है। अब स्वर्ग में तो डेड बॉडी होती ही नहीं है, उसके लिए तो हेल अलग से बना हुआ है। तो यहाँ पे वही जस्टापोजिशन है। ओनली द वॉर्म कर्नल ऑफ कैरियन क्राइज। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन, द पोएट sarcastically, ये देखो sarcastically, sorry for that, sarcastically calls the worm a kernel of carrion decaying flesh, suggesting that only scavengers benefit from the war। अब इस लाइन को अगर मैं समझाऊं तो इसके लिए एक सेकंड, अगर इस लाइन को दोबारा रीड करो जरा आप लोग, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द ओनली द वॉर्म कर्नल ऑफ कैरियन क्राइज। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जरा देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो पोएट, अब वो सरकाजम कसता है, कॉल्स द वॉर्म द कर्नल ऑफ कैरियन। कर्नल एक पोजीशन होती है वैसे तो आर्मी मिलिट्री में, सजेस्टिंग दैट ओनली स्कैवेंजर्स बेनिफिट फ्रॉम द वॉर। स्कैवेंजर्स का मतलब ये है कि जो हाई पोस्ट पे बैठा हुआ वो जो ब्रिटिश आर्मी या मिलिट्री या कॉलोनियल रूल का वो जो कर्नल है, उसी को केवल फायदा हो रहा है इस वॉर से, क्योंकि वो तो मरेगा नहीं, क्योंकि वो ऊंची पोस्ट का आदमी है। और नीचे ये जो एबोरिजिनल लोग हैं या फिर जो ट्राइबल लोग हैं वो मर जाएंगे, और केवल चंद सिपाही मारे जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात आ रही है समझने में। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आपको कुछ और पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सजेशंस और क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, दैट इज़ ऑलवेज इनवाइटेड। तो अगर कुछ भी आपको लगे कि मैं सुधार सकता हूँ, जैसे अभी मुझे ये एक प्रोनाउंसिएशन में मुझसे दिक्कत हो गई, मुझसे गलती हुई, जैसे अभी मैंने स्कार्सिटिकली को थोड़ा सा मैं अटक गया था वहाँ पे, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बड़ी गलती होती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। फिर यहाँ पे आता है मेटाफर। अब देखो, द वॉर्म इज
अ कर्नल, अ लीडर फीडिंग ऑन डेड बॉडीज। तो वही कर्नल है जो डेड बॉडीज यानी कि लोगों को मार मार के अपना फायदा बना रहा है। वेस्ट नो कंपैशन ऑन दीज सेपरेट बॉडी। द वॉइस ऑफ द वॉर्म सजेस्ट दैट डेड आर अनइम्पोर्टेंट, या फिर उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मॉकिंग हाउ colonial forces see African deaths as statistics rather than tragedy। अब वो जो कर्नल है वो जितनी भी डेथ हो रही है उसको एज अ डेथ नहीं लेता, उसको एज अ नंबर देखता है कि मान लो 500 लोग थे, उसमें से 100 मारे गए, तो अब केवल 400 लोगों को और मारना बाकी है, बाकी और लोगों का इंतकाल होने में समय है। अब जो कि ऐसा किया नहीं जाना चाहिए था, ह्यूमैनिटी के नाते, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते ये नहीं करा जाना चाहिए था। यहाँ पे उसी के ऊपर बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो आयरनी है, सजेस्टिंग दैट कंपैशन इज वेस्टेड ऑन द डेड। अब देखो अगली लाइन देखते हैं कि स्टैटिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द सेलेंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। अब यहाँ पे इस लाइन को समझते हैं। द पोएट क्रिटिसाइजेस हाउ स्कॉलर्स एंड पॉलिटिशियंस यूज नंबर एंड आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई वॉयलेंस इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग द ह्यूमन कॉस्ट। यानी कि जितने भी बड़े स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंटल ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बॉडीज हैं वो केवल इस बात से ताल्लुकात, इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि कितने लोगों का इंतकाल हो चुका है, कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बेदखल हो चुके हैं। ना कि उनको इस बात से दिक्कत है कि लोग मारे जा रहे हैं। लोगों के मरने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों के डिमाइस से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन्हें क्या है कि ये लोग मर क्यों नहीं रहे हैं, इन लोगों का कब सफाया होगा। इस तरह से ह्यूमैनिटी नहीं चलती, इस तरह से इंसानियत नहीं चलती। इसी के ऊपर डायरेक्ट वॉलकॉट शिकंजा कस रहे हैं और यहाँ में ये लाइन देखने को मिली। एलिट्रेशन देख लो तो स्टैटिस्टिक्स और स्कॉलरसीज में रेपिटेशन ऑफ साउंड एस है। मेटोनमी देख लो, मेटोनमी स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट एकेडमिक जस्टिफिकेशंस फॉर वॉयलेंस। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, पहले तो अगर कोई जानकार बच्चा है जो यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे मेटोनमी जरा सर्च करके बताना कि व्हाट इज मेटोनमी। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑल्दो मैं जाना ही इसलिए जाता हूँ कि मैं ज़्यादा डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन अब मैं थोड़े से अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंज ला रहा हूँ। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिसे भी मेटोनमी पता है वो तुरंत कमेंट कर दे कि ये होता है मेटोनमी, तो आई वुड गेट टू नो कि हाँ जिसने जिसने देखा है वो कमेंट कर चुका है। स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स एकेडमिक जस्टिफिकेशन फॉर वायलेंस। अब देखो ये जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, और डेटा कलेक्शन में ये कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने लोगों की मौतें हो गई या इंतकाल हो गया। अब इंतकाल को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए था। लोगों की मौत केवल एक नंबर नहीं है कि 50 लोग मर गए। हर एक आदमी के पीछे सेंटिमेंट जुड़ा है, हर एक आदमी के पीछे इमोशन जुड़ा है। और एक बात, हजार बात की एक बात यह है कि जो चीज जिंदा है उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज मर जाती है, अगर उसका इंतकाल हो जाता है, तो आप दोबारा उसको नायाब जान से फूक नहीं सकते, उसमें जान नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ये यही इस लाइन का मेन मतलब है। What is that to the white child hacked in bed? The poet brings up the brutal reality of colonial violence। देखो COLONIAL, एल इधर आ चुका है, COLONIAL का एल इधर आ चुका है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉयलेंस वेर इवन वाइट चिल्ड्रन आर किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो भाई, एक एक अगर एक कुतबा यानी एक कुछ लोग अगर हैं, तो अगर एक साइड के लोग दूसरे साइड के लोगों को मारेंगे तो दूसरा साइड भी तो चूड़ी तो पहनेगा नहीं, वो भी अटैक करेंगे। तो दोनों साइड अब एक दूसरे की जान के पैसे हैं, खून के पैसे हैं। और एक वाइट चाइल्ड को उसके बेड पे वो सो रहा था शायद या खेल रहा होगा, उसे वहीं पे मार दिया गया है। इमेजरी, शॉकिंग इमेज ऑफ चाइल्ड मर्डर्ड इन द बेड, एक इमेजरी है। टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूस। अब देखो ज्यूस पीपल, तुमको याद होगा सैल्विया प्लाथ का डैडी वाला ऑस्विट्स की वो बात करती हैं, और वो अपने फादर के मेथड्स और हिटलर के मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे ज्यू पीपल को मारा गया। खैर अगर अगर किसी को वर्ल्ड वॉर अच्छे से पता होगा तो उसे पता होगा केवल ज्यू से नहीं मारे गए थे, जिप्सीज भी मारे गए थे। और जर्मन पीपल जो कि हैंडीकैप थे या बीमार रहते थे, उन्हें भी हिटलर ने मरवा दिया था, क्योंकि उसको आइडियल जर्मनी चाहिए था।
जिप्सीज मारे गए थे, ज्यूस मारे गए थे, पोलिश पीपल मारे गए थे, इन सबको मार दिया गया था गैस चैम्बर में। ज्यूस सबसे ज़्यादा मारे गए थे और ये करीब करीब 6 करोड़ के आसपास मारे गए थे, इसीलिए इसका ज्यूस का एग्जाम्पल दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन: द पोएट रेफर्स द होलोकास्ट ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन ज्यूस एंड डीह्यूमनाइज्ड एंड हाउ अफ्रीकन्स आर ट्रीटेड अंडर कॉलोनियल रूल। अफ्रीकन्स को किस तरह से अफ्रीकन्स के साथ व्यवहार होता है कॉलोनियल रूल में, इसी इसी सब के बारे में ये लाइन डील करती है। टू सैवेजेस एक्सपेंडेबल एज ज्यूस, कि क्या ये जो सैवेजेस हैं यानी कि जो बारबरस पीपल हैं अफ्रीकन, उनको भी ज्यूस पीपल की तरह मार दिया जाएगा। अगर किसी को इसे डिटेल में पढ़ना है तो वही बात हो रही है कि अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो एनसीईआरटी बुक ले लेना, एनसीईआरटी में क्लास 9 की बुक ले लेना, पेज नंबर 62 पढ़ लेना, पेज नंबर 69 पढ़ लेना और पेज नंबर 72 पढ़ लेना। तो मुझे तो पेजेस याद हो गए हैं क्योंकि मैं वहाँ पढ़ाता भी रहता हूँ, एक अलग जगह पे भी मैं इन सारी चीज़ों को डील करता हूँ, तो अब मुझे पेज नंबर भी याद हो गए हैं। लेकिन अगर किसी को डिटेल में जाना है, कोई इतना खाली है या कोई इतना इंटरेस्ट भी रखता है, दोनों बातें आ जाती हैं, तो वो देख सकता है। ऑल्दो सब एग्जाम के पहले ही ये सारी चीज़ें करते हैं तो इतना समय नहीं होगा। सिमली अफ्रीकन्स आर ट्रीटेड एज एक्सपेंडेबल एज ज्यूस, हिस्टोरिकल एल्यूजन, रेफरेंस टू होलोकास्ट, पेज नंबर 72 एनसीईआरटी क्लास 9th, जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद thrust out by beaters, the long rushes break in a white dust of seas whose cries have wheeled since civilization's dawn from the parched river or beast teeming plain। टफ लाइन है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, थ्रस्ट मतलब होता है वॉलेंटली हिट, ठीक है, बहुत तगड़े से पीटा गया है, बहुत ज्यादा मारा गया है, तबीयत से मारा गया है, कहने का ये मतलब है। एक्सप्लेनेशन: हंटर्स बीटर्स derive birds ipses out of the grass. The birds have been around since the start of civilization, witnessing histories, violence। लिटरेरी डिवाइस देखो तो इमेजरी है, सिंबोलिज्म देखो तो इप्सीज रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। अब देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इप्सीज हैं यानी कि ये जो चिड़िया हैं, इनकी खैर ये बगुले के ही जैसे होते हैं, इंडिया में जो बगुला होता है उसी की तरह ये दिखते हैं, इनके पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो इप्सीज जो हैं वो वहाँ के एबोरिजिनल पीपल हैं। जब से अफ्रीका में जीवन की शुरुआत हुई है तब से इनके पूर्वज आला खाला और ये जो पुरखे हैं, पूर्वज पुरखे, ये वहाँ रह रहे हैं। अब जो ये जो बीस्ट हैं यानी हंटर है, ये क्या कर रहे हैं, हंटर यानी जो कॉलोनियल रूल के लोग हैं, यानी कॉलोनिज्म जो फैलाने वाले लोग हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इन्हें यहाँ से भगा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे हमारे डेरेक वॉलकॉट ने इसी सेम चीज के बारे में बात की है। इमेजरी है, अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ है। सिंबोलिज्म है, द इप्सीज रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। लाइन नंबर 10 देखते हैं, द वॉयलेंस ऑफ बीस्ट on beast is read as natural law, but upright man seeks his divinity by inflicting pain। अब देखो एक जानवर, the violence of beast on beast is read as natural law, but upright man seeks his divinity by inflicting pain। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा है। Animal skill for survival, but human kill for power and cruelty। अब यहाँ पे देखो, जो जानवर होते हैं उनकी बेचारों की मजबूरी है, नहीं मारेंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को तभी मारता है, तभी पीटता है। और आजकल तो इंडिया में गाली गलौज भी कॉमन हो गया है, अगर नहीं देते हैं तो कूल नहीं माने जाते हैं। तो देखा जाए तो एक दूसरा आदमी दूसरे व्यक्ति को दबाने के लिए, मारने के लिए अपनी, क्यों लोगों को मारता है, क्यों पीटता है, तो कारण यही है कि वो अपनी पावर और क्रुएलिटी को दर्शाता है, ठीक है, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। लिटरेरी डिवाइसेस देखें तो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एनिमल्स सर्वाइवल वायलेंस एंड ह्यूमन क्रुएलिटी। फिर आगे देखते हैं, डिलीरियस एज these worried beasts his words dance to tightened carcass of a drum। Explanation: human like raised animals fight wars rhythmically as if dancing to drum beats। अब देखो ह्यूमंस, अब शुरू से ही अगर आपको इंडियन कल्चर भी पता हो तो हमारे राजपूत, मराठास और जितने भी लोग हैं वो वॉर को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, जो कि सही भी था भाई, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना भी चाहिए। अब यहाँ पे वही हो रहा है कि ह्यूमंस वॉर के नाम पे बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं और तख्तो ताज को पलटने का जज्बा और ताकत रखते हैं।
तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ह्यूमन अब जानवरों की तरह पगला चुके हैं, फाइट्स वॉर रिदमेटिकली, यानी कि अब समय समय पे रिदम की तरह वो वॉर लड़ते हैं, एज डांसिंग टू ड्रम बीट्स, जैसे ड्रम बीट में रिदम होता है, स्टेप बाय स्टेप वॉर को लड़ा जाता है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स वॉर को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मेटाफर देखो तो कार्कास ऑफ ड्रम सिंबलाइज वॉर, यानी कि ये जो ड्रम बीट्स हैं, जो आवाजें आ रही हैं, वो वॉर को सिंबलाइज करती है। पर्सोनिफिकेशन को देखो तो वॉर इज गिवन ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉर को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक दे दिया गया है। अगर स्टैंजा 3 की बात करें, अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कॉज, अगेन अ वेस्ट ऑफ आवर कंपैशन एज विथ स्पेन, द साइकिल ऑफ वायलेंस रिपीट, यानी कि देखो भाई, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। द फेमस रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ तो 1947 में शुरू हो गया, सिलसिला तेज हो गया, और देखो हमें आज़ादी भी मिल गई। तो 100 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद इंडिया में भी ये चीज़ रिपीट हुई। यहाँ पे वही बात हो रही है, द साइकिल ऑफ वायलेंस रिपीट, हिस्ट्री भी रिपीट होती है, वायलेंस भी रिपीट हो रहा है। एंड द पोएट मेंशंस द स्पेनिश सिविल वॉर। अब पोएट क्या करता है, पोएट जिक्र करता है, हमारे डायरेक्ट वॉलकॉट जिक्र करते हैं, और ये जिक्र एक तरह से कह लो कि वॉर का ही जिक्र है, क्योंकि वॉर को कंपेयर करने के लिए दूसरी वॉर का यूज कर रहे हैं, तभी ना हिस्ट्री रिपीट होगी। स्पेनिश सिविल वॉर, सिविल वॉर का एग्जांपल लेते हैं एज अनदर एग्जांपल ऑफ पॉइंटलेस ब्लडशेड, और ये दूसरा एग्जांपल है पॉइंटलेस ब्लडशेड का। अगर लिटरेरी डिवाइसेस देखे जाएं तो पर्सोनिफिकेशन है ब्रिटिश नेसेसिटी यानी वॉयलेंस है, वाइप्स इट्स हैंड हिस्टोरिकल एल्यूजन है, द सिविल वॉर। ठीक है, द सिविल वॉर के अगर बारे में मैं आपको बता दूं तो 1936 से 1939 तक चला है स्पेन का सिविल वॉर। आई हैव रेड दिस इन डिटेल। और ये लड़ाई थी रिपब्लिकन्स वर्सेस नेशनलिस्ट की। रिपब्लिकन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पे काम करना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे, नियम कायदे कानून के साथ चलना चाहते थे। नेशनलिस्ट ऐसे लोग, नियम हो ना हो, कानून हो ना हो, देश सबसे ऊपर है। तो अब देश में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कंजर्वेटिव्स को दिक्कत होती है, तो यहीं से वो वॉर शुरू हो गया था। बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो को हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स और सजेशन आते रहते हैं कि मुझे उस पर काम करना चाहिए और वीडियो छोटी रखनी चाहिए, तो आई विल डिलीवर। द गोरिल्ला wrestles with the Superman. This likely refers to Africa, the gorilla resisting European colonial forces. The Superman possibly referencing Nietzsche idea of superior man. अब देखो नीशे का जो आइडिया ऑफ सुपीरियर मैन है, इसको तो एक सेकंड के लिए किनारे रख देते हैं और समझते हैं। अफ्रीकन मैन थोड़ा बारबरस है, उसको गोरिल्ला से कंपेयर कर दिया। और जो दूसरा मैन है वो सुपरमैन है, उसके पास गन है, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और नायाब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जो यूरोपियन सेना है, जब वो खड़ी होती है लड़ाई के लिए, तो ऐसा लगता है कि भगवान या फिर कह लो शैतान के दरिंदे आ गए हैं मैदानी जंग में। और ये पुराने तरीकों से लैस जो भी आपके सुपर ये गोरिल्लाज हैं, यानी कि जो अफ्रीकन है जिन्हें बारबरस कहा गया है, वो इनके सामने हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि इन्हें उतनी जानकारी नहीं है कि ये जो मॉडर्न हथियार हैं वो क्या है। अब इन्हें तीर धनुष कमान मालूम है, और सामने से एक फायर कर दिया गया, गन शॉट कर दिया गया, और वहीं आदमी की, तो ये तो भाई अब यूएसए को लड़ा दो आज के बांग्लादेश, तो वो वाला military devices metaphor है, the struggle between colonizers and colonized. 14 line number 14, I who am poisoned with the blood of both. अब देखो, he is poisoned with the blood of both. Who is he? He is Derek Walcott. Where shall I turn? अब मैं किधर जाऊं? Divided to the vein. Vein यानी जहाँ पे ब्लड बहता है, वैसे तो आर्टरीज होती हैं और वीन्स होती हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, आरोटा, वेंट्रिकल, ये सारी चीजें हैं, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर भी जो वीन्स होती हैं वो कह लो गंदा खून लेके जाते हैं। गंदा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। गंदा खून हो जाएगा तो ये तो एक तरह से पर्सनल ताना हो सकता है किसी के लिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन का मात्रा कम है, जो कि हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो उसको ले जाता है हार्ट तक प्योरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे वीन की बात की गई है। एक्सप्लेनेशन, वॉलकॉट ऑफ मिक्स्ड एंसेस्ट्री, अफ्रीकन एंड यूरोपियन, फील्स टॉर्न बिटवीन बोथ साइड। अब देखो वो अफ्रीकन अफ्रीकन मुल्क से भी ताल्लुकात रखता है और यूरोपियन सरजमीन से भी ताल्लुकात रखता है, यहाँ पे वो बेचारा फंस गया है। लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर पॉइजन विद द ब्लड, यानी कि उसको पॉइजन हो गया है, पॉइजन विद द ब्लड कि उसके खून में ही पॉइजन है।
अफ्रीकन भी यूरोपियंस को मार रहा है, यूरोपियंस को भी अफ्रीकन को मार रहे हैं। तो यानी एक अफ्रीकी के मन में यूरोपियन के लिए पॉइजन भरा हुआ है, एक यूरोपियन के मन में अफ्रीकी के लिए पॉइजन भरा हुआ है, और यहाँ पे पॉइजन विद द ब्लड लाइन आती है, सजेस्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। I, who have cursed the drunken officer of British rule, how choose between this Africa and English tongue I love। बात वही आ गई, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। He despises British colonialism but loves English language। कि हमारे जो डेरेक वॉलकॉट हैं वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म को तो डिस्पाइस करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज से। और यहाँ पे वही फंस जाते हैं, यहाँ पे खारो खास वाली स्थिति आ गई कि प्यार भी करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, और जो लोग लैंग्वेज को लेके आए हैं उनको हेट भी कर रहे हैं। तो ये तो भाई आयरनी वाली बात हो गई। लिटरेरी डिवाइसेस, he loves the language of the oppressor। यानी कि हमारे डेरेक वॉलकॉट ऑपरेसर की ही लैंग्वेज से प्यार कर बैठे हैं। बिट्रे देम बोथ, क्या मैं उन सबको धोखा दे दूं? बीट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव, या फिर उन्हें वही दे दूं जो वो कर रहे हैं। यानी लोगों को मार रहे हैं तो मैं भी उन्हें मारूं, बात खत्म कर दो, दोनों साइड को मार दूं। एक्सप्लेनेशन, ही स्ट्रगल्स विथ वेदर टू रिजेक्ट बोथ कल्चर्स और एक्सेप्ट देयर डुअलिटी। अब यहाँ पे बेचारे को कष्ट हो रहा है कि क्या मैं दोनों के कल्चर को एक्सेप्ट कर लूं, या फिर मैं डुअलिटी को झेलता रहूं, जो भी चल रहा है झेलता रहूं। हाउ कैन आई फेस द स्लॉटर एंड बी कूल, कैसे मैं स्लॉटर को झेलूं और कूल रहूं। एंड हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। एक्सप्लेनेशन, ही कैनॉट इग्नोर अफ्रीका सफरिंग एंड येट ही इज पावरलेस टू चेंज इट। अब क्या मैं ये सारा स्लॉटर देखूं, यानी कि जैसे लोग मर रहे हो उस प्रोसेस को देखूं और शांत रहूं, और क्या मैं अफ्रीका, जो मेरा अफ्रीका, जो मेरी खुद की कंट्री वो तड़प रही है, ये सब भी देखूं। सेंट्रल थीम देखते हैं, आखिरकार ये पोम खत्म हो गई और लास्ट में एक रेटोरिकल क्वेश्चन आया है, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। यानी कि कैसे मैं अपने मुल्क को, अपने खुद के सगे मुल्क को झेलते हुए देखूं और जीऊं, आराम की जिंदगी जी लूं। सेंट्रल थीम देखो तो कॉलोनियल वायलेंस एंड इट्स जस्टिफिकेशंस, यानी कि जहां जहां भी ये ब्रिटिशर्स गए हैं वहां पे इन्होंने नाक में दम कर दिया था लोगों के। द पोम क्रिटिक्स हाउ कॉलोनियल रूलर्स जस्टिफाई वायलेंस, यानी कि जो कॉलोनिज्म को फैलाने वाले लोग थे वो वायलेंस को जस्टिफाई करते थे, और उनको कहना था कि हमें अपनी बादशाहत बना के रखनी है, इस वजह से हम तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और ये बदसलूकी का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो आप भी इससे वाकिफ हैं और मैं भी इससे वाकिफ हूँ। Moral conflict and identity crisis. The poet feels torn between the African and European heritage. Hypocrisy of civilization. Humans claim to be civilized but engage in barbaric violence। अच्छा एक बात बताओ, अगर अफ्रीकन्स वायलेंस थे तो यूरोपियंस तो पढ़े लिखे थे ना, तो अगर यूरोपियंस पढ़े लिखे थे तो वो क्यों बारबरस तरीके से सबको मार रहे थे? एक आयरनी यहाँ पे भी है। समरी देखो, लास्ट में यही काम आता है, समरी। कई तो बेचारे समरी के ढूंढते रहते हैं और लास्ट में फिर काम चलाते हैं किसी तरह। Although for them I am here, a far cry from Africa presents a powerful reflection on the violence of colonialism। यानी कि violence जो कॉलोनिज्म जिस तरह का violence फैला रहा है, उस उसी violence के ऊपर बात करती है A Far Cry from Africa by Derek Walcott। The poet's personal struggle with mixed identity, यानी कि हमारे जो poet हैं उन्हीं को पर्सनल स्ट्रगल है मिक्स आइडेंटिटी की वजह से। ही इज हॉरिफाइड बाय द ब्रुटैलिटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, वो हॉरिफाइड हैं ब्रुटैलिटी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स की वजह से। एंड अफ्रीकन रेबल्स बट फाइंड्स हिमसेल्फ कॉल्ड बिटवीन टू वर्ड्स अनेबल टू चूज अ साइड। अब वो बेचारे फंस चुके हैं कि ब्रिटिशर्स को चूज करें कि अफ्रीकन को चूज करें, क्योंकि दोनों ही तरफ इनके ताल्लुकात हैं। सो हियर वी आर, आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। Thank you for watching, presented by Prakhad Tripathi। If you do want to contact me on WhatsApp। मेरी यूनिवर्सिटी से हो गए तो मैं PDF भी दे दूंगा। खैर मुझे पता तो चलने वाला है नहीं कि कौन किस यूनिवर्सिटी से है, but if you will text me or you will have any doubt, we will deal it in a particular and good way। A student of literature should discuss literature as much as possible, तब तभी उसका इंटेलेक्ट उस लेवल का डेवलप होगा जो आगे काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope so कि the exam you are preparing for will go well, and best wishes to you all।